कि आज शनिवार है, आज यहाँ दरबार लगा है। जी हाँ, हर शनिवार को दीपक रावत जो कि कुमाऊं आयुक्त हैं, समस्याओं के लिए लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। तमाम अभी देख सकते हैं, अभी हमने आपको दिखाया भी था तमाम भीड़। आप देख सकते हैं, देखिए भीड़ अभी भी जमा है, लोग आ चुके हैं, लगातार समस्याओं पे समस्याएं। तो आइए सबसे पहले दीपक रावत जी के पास चलते हैं। आज आपका जनता दरबार लगा है, तमाम लोग बारिश में भी आए हुए हैं, लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है आपकी, कुछ कहेंगे? और देखिए, इसमें तो बहुत स्पष्ट निर्देश शासन के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि प्रॉब्लम्स जो जनपद स्तर की हैं जनपद स्तर पे सॉल्व हों, तहसील स्तर की हैं तहसील स्तर पे सॉल्व हों, और इन एनी केस मंडल स्तर पे तो उनका निस्तारण हो ही जाना चाहिए अगर नीचे नहीं हो रहा है तो इसलिए शनिवार को ये जनता मिलन का कार्यक्रम किया जाता है। और इसमें काम करने का यही तरीका जनरली ये रहता है कि अगर डिपार्टमेंट से संबंधित मसला है तो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। अगर शिकायतकर्ता भी हैं, डिपार्टमेंट भी, और तीसरी प्राइवेट पार्टी, उनको भी बुलाते हैं, उनकी बात सुन ली जाती है। बहुत से मसले ऐसे होते हैं इसमें गवर्नमेंट के पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं या कागज़ होते हैं, उनको सुन लिया जाता है और यहीं पे उनसे पूछ भी लिया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हो गई। उसको हम टिक भी कर देते हैं लिस्ट में जहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अभी जो प्रॉब्लम्स इस बीच में देख रहा हूँ पिछले 2-3 जनता मिलनों में, जो हमारी कॉलोनीज हल्द्वानी के आसपास कटी हैं, उसकी काफ़ी शिकायतें इस तरह से आ रही हैं कि एक तो जो भूखंड की सेल वहाँ पे हुई है, जो नक्शे में दर्शाए गए थे उसके मुताबिक नहीं बिक रहे हैं, या 100 भूखंड थे तो पता चला 150 बिक गए हैं, या पार्क्स जो अनिवार्य रूप से छोड़ने चाहिए थे वो पार्क्स नहीं हैं, या फिर अगर गेटेड सोसाइटी थी तो गेटेड ना होकर चारों तरफ से लोग उसमें आ जा रहे हैं। सिक्योरिटी का भी इशू है। ऐसा ही आज एक वासुदेवपुरम का मामला भी मेरे पास आया था, जिसमें कि गेटेड सोसाइटी है लेकिन फिर भी कई लोग बाहर से आ जाते हैं, कोई भी कहीं गाड़ी खड़ी कर देता है, माहौल ख़राब होता है। तो इनको भी मैं टेकअप कर रहा हूँ और इसमें मेरा RWAs जो इनको चलाती हैं उनसे भी आपके माध्यम से ये कहना है कि क्योंकि RWA इनको चला रही है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी भी कुछ हद तक है। जहाँ तक कैमरे लगाने की बात हो, गेट लगाने की बात हो, कहीं पे अगर प्राइवेट सिक्योरिटी देनी है तो वो भी RWAs के लिए पैसे भी कलेक्ट करती है और उसको जमा करती है। ये मामले आए थे और बाकी मामले यहाँ पे आज कुछ लिस्ट इस तरह से आए थे कि बरसात क्योंकि आ रही है तो कहीं पे पुलिया हमारी बंद है। इच्छा का मैटर आया था कि पुलिया बंद होने की वजह से खेत डूब गया, तो उसको भी मौके पे ही खुलवा दिया था और यहीं दोनों पार्टीज़ को आज बुलाया गया था और वो खुल चुका है। और इसी तरह से एक और मैटर आया था धमोला का, जहाँ पे कि 10 साल पहले म्यूटेशन हो चुका है, लेकिन जिस महिला ने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी उसको आज तक भी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था। तो आज SDM कालाढूंगी को बुलाया गया था और दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था और कब्जा भी उनको मिल चुका है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं घरेलू मामले भी आ जा रहे हैं, मतलब टिपिकल टाइप के कुछ नहीं, घरेलू मामलों में तो कई बार झगड़ा होता है। हमें केवल ये देखना होता है कि एक तो इससे शांति व्यवस्था ना बिगड़े, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू वहाँ पे ना आए, और अगर कोई ऐसा मसला है जो बातचीत से हल हो सकता है तो उसमें मदद कर देते हैं, क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट्स पे हम बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पर क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है कि वो बड़ा मसला बन जाए या उससे कोई झगड़ा हो जाए या माहौल ख़राब हो, तो उस नज़रिए से इसको हम देखते हैं। और इस सभी SDMs को भी तहसील दिवस में इसको सुनना चाहिए और डिस्प्यूट्स को वहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। सर, जो प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर की जो कुछ कॉलोनियाँ कट रही हैं, जो प्राधिकरण क्षेत्र से बचा गोलापार हो, लामा छोड़ हो, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा? देखिए, जो प्राधिकरण के बाहर है, एक तो अभी जो इसमें अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि 200 मीटर तक का कुछ एरिया लेना है। हल्द्वानी में तो खैर नए मास्टर प्लान में हमने पूरे एरिया को डाल दिया है, सारी जो तहसील है हल्द्वानी की पूरी मास्टर प्लान में हमने डाल दी है। तो वो तो उसकी एक बैठक हम ले चुके हैं और उसके बाद जब ये विधिवत रूप से पास हो जाएगा तो खुद ब खुद उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में कट रही है उसमें 2-3 चीज़ें तो हमें देखनी ही चाहिए। नंबर 1, जहाँ पे कॉलोनी इस प्रकार से बन रही हैं और भले ही उसका लेआउट स्वीकृत ना हो या लेआउट स्वीकृत करने की अथॉरिटी वहाँ पे ना हो, तो सबसे पहले तो सीवरेज की इशू है कि जहाँ पे 200 मकान बन जाएंगे तो सीवरेज तो प्राइवेट आपको STP बनानी ही पड़ेगी। उसके लिए कोई ये नियम नहीं है कि प्राधिकरण के अंदर हो या बाहर हो, वो आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली, जब वो एक रूप ले चुकी है एक लेआउट का या रेजिडेंशियल कॉलोनी का, तो बेसिक फैसिलिटीज़ वो पार्क की हों, रास्ते की, पार्किंग की, वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होंगी। उसको हम इंश्योर करेंगे। और तीसरा बड़ा इशू ये आता है कि उसमें जो भी गवर्नमेंट की लैंड है, वर्ग 4 की हो, पुरानी गुलें हों, क्योंकि जो गुलें एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का भी काम करती हैं। गुलें जब बंद हो जाती हैं तो उसमें केवल सिंचाई का ही पानी नहीं आता, उसमें और भी पानी आता है और बरसाती पानी भी होता है, वो भी अवरुद्ध होता है और उससे फिर जल भराव की समस्या होती है, कुछ जगह नुकसान भी होता है। तो इन चीज़ों को भी आजकल हम चेक कर रहे हैं। लेकिन आपका सवाल ठीक है, जो लीगल इन्फोर्समेंट जो इसका होगा प्राधिकरण के प्योर इशूज़ का,
वो मास्टर प्लान अप्रूव होने के बाद हो पाए। सर पिछले सप्ताह भी आपने 2-3 कॉलोनी पे छापे मारा था जिसमें जमीन कुछ एक्स्ट्रा निकल रही थी, मतलब बाहर की घेरी हुई थी। उसमें बाहर की घेरी का इशू नहीं आया था, उसमें ये इशू आया था कि जो कॉलोनी के अंदर ही, कॉलोनी का जो लेआउट पास है उसके अंदर ही जो पुरानी गूल बहती है या पुराना रास्ता नक्शे में दर्ज है, वो कॉलोनाइजर का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सरकारी रास्ता है और वो गुल भी सरकारी है, तो कॉलोनाइजर की नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसे मामले आए थे जहाँ पे उसकी सेल हो गई है या कब्जा दे दिया है, तो उसमें जो पीपी एक्ट में है वो कार्रवाई चल रही है और नोटिस भी प्राधिकरण की ओर से उनको मिले। डीएम कैंप आए हैं आप, किस तरह की समस्या है थोड़ा हमें बताइए। शहर में एमबी एजुकेशन ट्रस्ट नाम से एक संस्था चलती है जो कि काफ़ी वर्षों से, कभी 50 वर्षों से भी ज़्यादा इस संस्था को हो गए हैं, और इसके बाद अरबों रुपए मूल्य की संपत्ति है जिससे इसको करोड़ों रुपए सालाना लाभ होता है। और एमबी इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड है, इसी से लगभग इसको 2 से 3 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है। समस्या बताइए सर। समस्या यह है, ये कोई भी अपना आय व्यय का ब्यौरा जो है उपनिबंधक के वहाँ नहीं देते, और ना ही ये ट्रस्ट कई वर्षों से रिन्यूअल हो रहा है, जबकि पूर्व जो है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश जी का देहांत हो गया है, वो ट्रस्ट अध्यक्ष थी, उनकी लगभग 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, उसके बाद भी ये ट्रस्ट आज तक रिन्यूअल नहीं हुआ है, और ये कहते हैं हम आरटीआई में नहीं आते हैं, जबकि आरटीआई के दायरे में आते हैं। आप ये समस्या लेके आए हैं कि ये लोग आय व्यय का कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं, गड़बड़ है मामला। हाँ, ये भ्रष्टाचार है, आपस में बंदरवाट करते हैं। थैंक यू। सेशन वही चला था 20 से 22। अरे दाखिला किस वर्ष में लिया था? गए कब थे? जाना कब शुरू किया था? 21 में सर, 21 में। तो 21 से 23। सेशन वही चला था 20 से 22। अरे दाखिला किस वर्ष में लिया था? गए कब थे? जाना कब शुरू किया था? 21 में सर, 21 में। तो 21 से 23। फरवरी में एक किस्त जमा करी थी ट्रैक्टर की। किसने? 20,000। किसने? इन्होंने इनकी तरफ से करी थी। मतलब किस्त ये जमा कर रहे थे? हाँ, एक किस्त आई थी, तो किस्त इन्होंने मतलब वहाँ से जो हमें देने थे उसके पैसों की किस्त डाल दी थी। तो चलो, एक बार 20,000 फरवरी में उन्होंने दिया, मार्च में? फिर मार्च में नहीं दिए सर, फिर अप्रैल में? फिर कुछ नहीं दिया। अच्छा, फिर कभी भी नहीं दिया कुछ? जी नहीं। अच्छा। एक बार मैडम की तबीयत खराब हुई थी। मैंने पूछा क्या वो? मैंने नहीं